मैं वैष्णवी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित चीनी मिल बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के हस्तक्षेप से मिल को संजीवनी मिल गई। दरअसल कायमगंज चीनी मिल के 2 गन्ना क्रय केंद्र रोशनाबाद और फैजबाग को हरदोई के रूपापुर चीनी मिल में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिससे किसानों को 57 किलोमीटर दूर गन्ना ले जाना पड़ रहा था। इस मिल में गन्ने की आवक घट गई। किसानों और किसान यूनियन के विरोध के बाद डीएम ने शासन से बात की, जिसके बाद दोनों गन्ना क्रय केंद्र फर्रुखाबाद को वापस मिल गए। इससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। तहसील कायमगंज में बनी चीनी मिल जो रूपापुर जा रही थी, जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी जी के अथक प्रयास के बाद वो पुनः वापस फर्रुखाबाद आ गई है। हमारे साथ मौजूद हैं जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी जी, जिनसे बात करें किस तरह से प्रयास किया उन्होंने चीनी मिल वापस लाने में। देखिए, सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत कायमगंज में एक चीनी मिल पहले से चल रही है और उससे जुड़े हुए 2 क्रय केंद्रों को रूपापुर प्राइवेट चीनी मिल से अटैच कर दिया गया था, जिसके कारण यहाँ जो आवक गन्ने की थी कम हो गई थी। स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और यहाँ के किसान और गन्ना से जुड़े संघ जो है लगातार विरोध कर रहे थे। तो हम लोग एसडीएस मैम को अपना प्रत्यावेदन दिए थे और चूँकि 57 किलोमीटर दूर पड़ जा रहा था किसानों के लिए, उस बात को जस्टिफाइड मानते हुए शासन ने पुनः कायमगंज चीनी मिल से उन दोनों क्रय केंद्रों को गन्ना के लिए कनेक्ट कर दिया है। यह स्थानीय गन्ना कृषकों के लिए भी अच्छा है और सरकारी इस चीनी मिल के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। यूपी के अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा कस्बे में एक निजी स्कूल में गंगा तिगरी मेला 2025 को ऐतिहासिक रूप से सकुशल संपन्न कराने में सहयोग और योगदान देने वाले सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, स्काउट गाइड, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित अमरोहा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार को सम्मानित किया गया। इसके अलावा मेले के व्यापक प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाने वाले सुदर्शन न्यूज के संवाददाता किशन सैनी को भी सम्मानित किया गया और सभी मीडिया कर्मियों के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने गंगा तिगरी मेला की सफलता को सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। सम्मान समारोह के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उत्साह और गरिमा दोनों को बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि गंगा तिगरी मेला केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि जनास्था, सामाजिक सहभागिता और प्रशासनिक समन्वय का जीवंत उदाहरण है, जिसे सफल बनाने में हर वर्ग का योगदान सराहनीय रहा। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, स्काउट गाइड, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने मीडिया की भूमिका की विशेष सराहना करते हुए कहा कि सकारात्मक और जिम्मेदार कवरेज के कारण मेले को व्यापक पहचान मिली और लोगों की सहभागिता बढ़ी। समारोह के अंत में सभी सम्मानित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी तरह सामूहिक सहयोग से जनहित के आयोजनों को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। यूपी के अमरोहा के रेरा सामुदायिक के स्वास्थ्य केंद्र पर डीएम निधि गुप्ता ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत जानी। निरीक्षण के दौरान दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया गया। डीएम ने मरीजों से सीधे बातचीत कर समस्याएं सुनी और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। इसके बाद ग्राम चौपाल में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जनहित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। रेहरा में ग्राम पंचायत चौपाल का पूरी जिले स्तरीय अधिकारी के द्वारा जो है एक लगाई गई थी। उसमें सबसे पहले जो हम लोगों का एसआईआर चल रहा है, उसमें जो बीएलओस के द्वारा जो अनकलेक्टेबल्स की सूची है वो भी पढ़ के सुनाई गई, ताकि अगर किसी व्यक्ति का फॉर्म छूट गया है तो हम लोग उसको अभी भी रोल बैक करके उसको जमा कर लें। साथ ही साथ लोगों के द्वारा वहाँ पे कुछ समस्याएं बताई गई, उसका भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे जो नेक्स्ट ईयर की योजना बन रही है उसमें। साथ ही साथ सभी अधिकारियों ने अपने विभाग से संबंधित जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसके बारे में जानकारी दी और पंचायत सहायक के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन देने के लिए लोगों को आग्रह करा। यह भी निर्देश किया गया कि बढ़ चढ़कर अगर सारा गांव सरकारी योजना का लाभ लेगा
तो जो हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित अमरोहा, वो जरूर जो है होगा। और लोगों को ये भी आग्रह किया गया कि सरकारी योजना में भागीदारी करें और उसका विकास का फल अगली पीढ़ी तक लेकर के जाएं। मैम, कुछ राशन डीलरों पर आरोप लगाया 4 किलो यूनिट के हिसाब से राशन वितरण किया जा रहा है। वहां पर जो पूछा गया कि राशन में कोटेदार के द्वारा कितना केजी ऑफ राशन दिया जाता है, तो कुछ लोगों का मत था कि 5 किलो और कुछ महिलाओं का मत था 4 किलो। इसकी जांच के आदेश कर दिए गए हैं और जांच टीम द्वारा लोगों से बातचीत कर और ये जानकारी कलेक्ट की जाएगी। यूपी के संभल में 7 साल पुराने गैंगरेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में रजपुरा थाना क्षेत्र के पाठकपुर गांव में महिला के साथ गैंगरेप कर उसे झोपड़ी में बंद कर जिंदा जला दिया गया था। पीड़िता ने मरने से पहले 100 डायल और अपने मौसेरे भाई को पूरी घटना बताई थी। मामले में तत्कालीन एसपी समेत कई पुलिसकर्मी निलंबित हुए थे। वहीं जिला न्यायालय ने सभी सबूतों के आधार पर चारों दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 1,12,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। दिनांक 14/7/2018 की रात्रि में लगभग 2:30 बजे वादी के घर में उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करके उसके जो है जला करके उसकी हत्या की गई थी। उसमें मुलजमान आराम सिंह, महावीर, चरण सिंह, गुल्लू, भौना, ये लोग नामजद थे। पूरी तथ्य उस समय उसमें जो है वादी का जो है वादी पीड़िता का पति उस समय घर पर नहीं था। उसने अपने पति को फ़ोन मिलाया, लगा नहीं। तब उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया, उसका भी नहीं लगा। फिर उसने अपने मेरे भाई सतीश का फ़ोन लगाया। उसने अपने फ़ोन पर जो है उसकी जो घटना हुई थी उसको बताया। उसके बाद इस घटना की FIR सुबह को लिखी गई। काफ़ी जघन्यतम अपराध था। ऐसे जघन्यतम अपराध में जो है फांसी की सज़ा एक समाज के लिए सही संदेश होगा। तो ये जो घटना हुई थी वो क्या घटना थी? इसमें 14/7/2018 को मुलजमानों ने वादी के घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करके हत्या की थी। तो कितने दिन चला ये, किसके कोर्ट में चल रहा है? ये ADJ अवधेश यादव जी की कोर्ट में मुकदमा चला है और लगभग 7 साल कानूनी लड़ाई लंबी लड़ने के बाद ये जो है मुकदमा इनके खिलाफ साबित हुआ है। सभी मुलजमानों के जो है मौके से अरेस्टिंग की गई थी, तो उनके जो है FSR रिपोर्ट में वीर्य की जो है पुष्टि हुई थी। उसी के आधार पर और उसकी जो मृतका थी उसकी बेटी के आधार पर ही पूरे केस का जो है फैसला सुनाया जाना है। में कोर्ट ने 7 साल बाद 4 दरिंदों को गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने आज 7 साल बाद सजा सुनाई है, जिसमें 4 आरोपियों को जेल भेजा गया है और 1,12,000 का प्रति आरोपी को पर जो है जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें ये पूरा मामला संभल के रजपुरा थाना इलाके के गांव पाठकपुर का है, जहां 2018 में एक पीड़िता को बंधक बना करके एक झोपड़ी में गैंगरेप के वारदात को अंजाम देने के बाद में और उसको एक झोपड़ी में ले जा करके बंद करके आरोपियों में दरिंदों ने कुछ ने उनको जिंदा जला दिया था। जिसके बाद पीड़िता ने मरने से पहले अपने भाई और एवं पुलिस कर्मियों को 100 नंबर पर कॉल करके पूरी घटना के बारे में जानकारी दे चुकी थी, लेकिन जब तक वहां पुलिस पहुंची थी तब तक आरोपी घटना को अंजाम दे चुके थे। लेकिन पुलिस ने उसके पीड़िता के मौसेरे भाई की तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू की और मामले में चार्जशीट दाखिल की। लेकिन 2018 से अब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने आज 7 साल बाद पीड़िता को न्याय देते हुए और 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और प्रति आरोपी पर 1,12,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। यूपी के हरदोई में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आए जब उन्होंने खनन अधिकारी की गाड़ी में डंपर से टक्कर मार दी। इस टक्कर से खनन अधिकारी शिव दयाल सिंह की गाड़ी खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि अधिकारी की जान बच गई। घटना बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र की है। खनन अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है और अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
प्रकरण थाना बिलग्राम से संबंधित है। खान अधिकारी द्वारा एक डंपर चालक द्वारा अनियंत्रित रूप से वाहन चलाने तथा जिस कारण उनकी बुलेरो गाड़ी रोड से नीचे खड्डे में चले जाने के संबंध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की जांच की जा रही है। अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के ललितपुर जनपद के थाना नराहट क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय दीपक पुत्र मुन्ना लाल के रूप में हुई है। हत्या का आरोप गांव बछलापुर निवासी राम अवतार पटेल पर है। बताया जा रहा है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और पहले भी उस पर हत्या का मामला दर्ज है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिनांक 19/12/2025 को थाना नारायण के ग्राम बछरई में दीपक पुत्र मुन्ना लाल उम्र लगभग 27 वर्ष की हत्या गांव के ही राम अवतार पटेल द्वारा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना पुलिस फील्ड यूनिट तथा उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया मौके से पता चला कि दोनों दोस्त एक ही गाँव के हैं। शराब पीने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शराब पीने के दौरान ही दोनों के मध्य किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ है। प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या किया जाना प्रतीत होता है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी पाली के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया। जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया जाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बीते 12 घंटों में 2 थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई। शहर कोतवाली क्षेत्र में बाइक चोर अंकित पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जबकि उसका साथी सोनू कामिंग के दौरान गिरफ्तार हुआ। वहीं रतनपुरी क्षेत्र में 20,000 का इनामी बदमाश गुलफाम काला भी मुठभेड़ में घायल हो गया। तीनों बदमाशों पर चोरी, गैंगस्टर और हत्या जैसे संगीन मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 बाइक, 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। शहाबुद्दीनपुर मोड़ पे भट्टा चौराहे पे आज कोतवाली नगर की पुलिस चौकी अस्पताल के चौकी इंचार्ज आज रैंडम चेकिंग के दौरान उन्होंने रोड पे आती हुई 2 बाइकों को रोकने की कोशिश की तो एक बाइक रुक गई और उसी वक्त दूसरी बाइक वहां से मेमलाना की तरफ घूम गई और पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने उस दूसरे व्यक्ति ने पुलिस पे फायर किया। तो जवाब में पुलिस ने उन पे फायर किया और इसमें दूसरे व्यक्ति को थोड़ी चोट आई है, वो घायल हुआ है। उसको अस्पताल के लिए उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ की गई और जांच की गई तो इतनी देर में हमें ये पता चला है कि दोनों बाइकें चोरी की थीं और चेसिस नंबर से ये वेरीफाई किया जा चुका है कि ये बाइक्स हमारे थाना कोतवाली की ही में ही 15-20 दिन के पिछले 15-20 दिन के अंदर 2 चोरियां हुई थी, उन्हीं से कनेक्टेड हैं। साथ ही पूछताछ में इन दोनों अभियुक्तों ने 7 और ऐसी बाइक्स की चोरी होने की कबूला है और उनको रिकवर करवाने के लिए पुलिस इनके साथ जाएगी। यूपी के मुरादाबाद में बढ़ते सड़क हादसों के पीछे परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। जिले में हजारों अनफिट वाहन बिना किसी सख्त जांच के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो हादसों का बड़ा कारण बन रहे हैं। टूटे इंडिकेटर, खराब लाइट, घिसे टायर और जर्जर चेसिस वाले वाहनों की भी फिटनेस प्रमाण पत्र मिल रहा है। फिटनेस सेंटरों पर दलालों की सक्रियता और अधिकारियों की कथित मिलीभगत से अवैध उगाही के आरोप लग रहे हैं। लगातार हादसों के बावजूद कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। आरटीओ राजेश कुमार स्टाफ की कमी का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। विभाग द्वारा जैसे ही कोई वाहन अनफिट होता है तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज जाता है और उसको एक नोटिस भेजी जाती है कि आपकी गाड़ी की फिटनेस खत्म हो गई, अपनी गाड़ी की आप फिटनेस करा लीजिए। इसके अतिरिक्त समय समय पर विशेष अभियान चला करके प्रवर्तन दलों द्वारा वाहन बंद किए जाते हैं। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, हमारे पास एक आरटीओ है, एक पीटीओ है और मात्र 3 सिपाही हैं। उनके हिसाब से हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कराते रहते हैं और महीने में कम से कम सैकड़ों चालान अनफिट वाहनों के बंद और चालान किए जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने तकरीबन अभी एक विशेष अभियान चला के 100 से अधिक वाहनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की। अब इस कार्रवाई को और भी सघन किया जाएगा। हमारे पास संसाधन जरूर सीमित हैं और हमको अभी कुछ सिपाही सैनिक कल्याण बोर्ड से मिलने जा रहे हैं, तो ये कार्रवाई और भी सघन चीज करवाई गई। सेंटर में हमने अपने आरआई को भेजा है और हमने समय से उनको कहा कि जाकर के आप औचक निरीक्षण करें
और किसी भी दिशा में जो हमारे मानक हैं उनके साथ कोई समझौता न किया जाए। अब क्योंकि फिटनेस प्राइवेट में चली गई है, हम लोगों का निरीक्षण का ये अधिकार है, कार्यकारी अधिकार उनके पास है। हम लोग निरीक्षण करा करा के समय समय पर उनके विरुद्ध अगर ऐसी कोई गलती होती है तो कार्रवाई करेंगे। सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में मेरा सबसे अनुरोध है कि इसमें, क्योंकि समय कोहरा पड़ने लगा है बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं कि दिन में भी कोहरा रहता है, रात में तो बहुत ही घना कोहरा रहता है। इस दौरान जो दृश्यता है बहुत कम हो जाती है, वाहन दिखते नहीं हैं और आपस में टकरा जाते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा जितने भी वाहन स्वामी और वाहन चालक हैं कि वो जो अपने वाहनों को वो धीमी गति से चलाएं, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, रात में सफ़र ना करें जहाँ तक संभव हो सके, और अपने वाहनों पर, चाहे प्राइवेट वाहन हो चाहे कमर्शियल वाहन हो, आगे और पीछे रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें। साथ में अगर फाग हो जाता है तो फाग लाइट का प्रयोग करें। बीम लाइट अपनी जला के रखें रात में, जिससे कि पीछे लोगों को दिखती रहे और आगे लोगों को दिखते रहे कि कोई वाहन जा रहा है। साथ में इसके अलावा जब भी मुड़ते हैं तो डिपर का प्रयोग करें और गति अपनी बहुत धीमी रखें। किसी भी दिशा में मद्यपान का प्रयोग न करें, शराब पी करके वाहन न चलाएं। जितने भी हमारे यातायात के नियम हैं उनका फॉलो करके हम दुर्घटनाओं को न्यूनतम कर सकते हैं। मौजूद मुरादाबाद जनपद की शहर मुरादाबाद में, जहां बताया जाए या उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर में फिटनेस का काम दिया गया है, हम वहां पर आए हुए हैं। अभी हमने आपको बताएंगे कि यहाँ के जो परिवर्तन अधिकारी है आरटीओ साहब, उन्होंने क्या कहा। राजेश जी ने हमसे बात करते हुए बताया है कि जनपद में कई जगहों पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन बात की जाए तो उसी क्रम में यहाँ हम आपको दिखा दें, हमने देखा भी अधिकारी की भी गाड़ी निकल गई। ये हम यहाँ खड़े हैं फिटनेस सेंटर पर। ये फिटनेस सेंटर पर आप देख सकते हैं किस तरह आज बात की गई कि क्षेत्र में, जनपद में खुलेआम अनफिट वाहन दौड़ रहे हैं, जिस पर परिवर्तन अधिकारी का मात्र ये कहना है कि हमने उन लोगों को नोटिस दिए गए हैं और फोन पर जानकारी दी गई है। क्या जान पर खिलवाड़ करके फोन पर जानकारी देना और मैसेज मात्र से करेगा। बीते दिनों भी हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और बात की जाए तो हमने यहाँ पर बताया था कि जो जनपद में फिटनेस सेंटर चल रहे हैं उन पर खुलेआम किस तरीके से धड़ल्ले से सारे काम हो रहे हैं और विभागीय अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं और वाहन सड़कों पर खुलेआम मौत बनकर दौड़ रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ बात की गई है, जो यहाँ के जनपद के परिवर्तन अधिकारी हैं आरटीओ राजेश कुमार ने बताया है कि हमने फिटनेस सेंटर की बात जो बताई थी उस पर अभी जांच नहीं हुई है, लेकिन उन्हें भी हिदायत दी गई है। आखिर हिदायत देकर कब तक ये काम चलते रहेंगे और ऐसे फिटनेस सेंटर के मालिक यूं ही प्राइवेट के नाम पर वसूली करते रहेंगे। कहीं बात की जा रही है तो अलग पैसे लिए जा रहे हैं, कहीं बात की जा रही है तो अनफिट वाहनों को फिटनेस दिखाई दी जा रही है, बिना टेप लगाए फिटनेस दे दी जा रही है। रेडियम टेप की बात की जाए तो यहाँ अधिकारियों का तो लगातार कहना है कि रेडियम टेप लगाएं, लेकिन वाहनों पर कहीं आपको जो असली रेडियम टेप है वो कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। पीछे दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि एक यहाँ पर गाड़ी की फिटनेस हुई थी, जिसमें यहाँ जो नंबर प्लेट होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली प्लेट नहीं थी, लेकिन उस गाड़ी की फिटनेस दिखा दी गई थी। उसी क्रम में यहाँ लगातार यही कार्य चल रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस पर कोई भी कार्रवाई करने को या शासन द्वारा ऐसे रसूखदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर सड़क पर दौड़ते मौत जो वाहन है, जो मौत बनकर दौड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी, ऐसे वाहनों को कब सीज किया जाएगा, कब ऐसे वाहनों को बंद किया जाएगा और ऐसे मासूमों पर कार्रवाई कर दी जाती है जो कि कहीं से कहीं तक दोषी नहीं होते, कहीं के आरटीओ आके कहीं चालान कर जाते हैं और ऐसी गाड़ियों को खुलेआम दौड़ने दिया जाता है जो कि अनफिट पूरी तरह दिखाई देती हैं। अब देखना ये क्या पुनः हमारी खबर पर कोई कार्रवाई की जाएगी या ये फिटनेस सेंटर पर यूं ही धड़ल्ले से मनमर्जी चलती रहेगी। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। यूपी के संभल में शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बैजोई कोतवाली क्षेत्र में मुरादाबाद आगरा हाईवे पर चीकू से भरी आइसर कंटेनर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। मृतकों में सुरेश, उनकी पत्नी विमलेश, बेटा प्रतीक और संजय शामिल है। कंटेनर चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद चालक वाहन में फंस गया, जिसे 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। डीएम संभल ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और जांच के निर्देश दिए। जनपद संभल के हेडक्वार्टर के पास कजरा नाका स्थान पे रोड पर
एक स्प्लेंडर बाइक और एक चीकू से भरे हुए कैंटर में भिड़ंत हो गई, जिसमें वो बाइक पर सवार तीन लगभग 30 से 35 वर्ष के 2 पुरुष और एक महिला और एक 12 वर्ष का बच्चा, चारों में से 3 मौके पर एक्सपायर हो गए और महिला की चिकित्सालय ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। और जो कैंटर था वो भी उसको बचाने के प्रयास में एक पेड़ से टकरा गया और उसमें जो उसका खलासी होता है उसको थोड़ी चोटें आई हैं और जो दूसरे ड्राइवर थे वो फंसे हुए थे, उनको अभी लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद हमारी पुलिस के द्वारा प्रयास किए गए और अभी उन दोनों को CHC में भेज दिया गया है। अब यदि आवश्यकता पड़ेगी तो रेफर होगा, नहीं तो प्राथमिक चिकित्सा उनको अभी दी जा रही है। सर, कुल कितने लोगों की मौत हुई है? कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 पुरुष हैं, एक महिला है, एक बच्चा। थाना भैजोई के खजरा खाकम के पास एक स्प्लेंडर और एक फलों से लदे हुए कैंटर की दुखद दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को वास्ते चिकित्सा परीक्षण अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण करने के उपरांत 2 व्यक्तियों, एक 12 वर्षीय बच्चे और एक महिला को मृत घोषित किया तथा कैंटर ड्राइवर और हेल्पर जो कि घायल है उनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा शवों को कब्जे लेकर मोर्चरी भेज दिया गया है और PM और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। यूपी के बदायूं के उगैती थाना क्षेत्र के खिदौरा कस्बे में दिन दहाड़े सराफा दुकान में लूट की वारदात सामने आई। 4 बदमाश बाइक से पहुंचे और तमंचे के बल पर सराफा को बंधक बनाकर सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। भागते समय दुकानदार के शोर मचवाने पर ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। पूरी घटना CCTV में कैद हुई। 1.5 घंटे बाद पहुंची पुलिस को देखकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में लेकर 2 तमंचे और एक बाइक बरामद की। बादी के द्वारा शाम को सूचना मिली कि खितौरा में उसकी ज्वेलरी शॉप की दुकान है। 4 लोग उसकी दुकान पर आए, जिसमें से 3 उसकी दुकान के अंदर घुस गए और उसके यहाँ ज्वेलरी शॉप पर लूटपाट की। जनता के द्वारा उनको मौके पर ही पकड़ लिया गया और उनकी मारपीट की गई। उनसे जो ज्वेलरी थी वो वापस ले ली। पुलिस मौके पर पहुंची और इनको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इस संदर्भ में थाना उगैती में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इसमें 3 ही अभियुक्त घटना में शामिल थे। जो ज्वेलरी थी वो भी मौके पर मिल गई। साथ ही जो वादी ने चौथे अभियुक्त के बारे में बताया है CCTV फुटेज पर, उसकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। यदि इस घटना में अन्य भी कोई अभियुक्त है तो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तदनुसार अन्य अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के रायबरेली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर पालिका पूरी तरह अलर्ट मोड में है। नगर पालिका परिषद की EO स्वर्ण सिंह द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रमुख चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और ADM प्रशासन सिद्धार्थ के निर्देशन में रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था की गई है। EO स्वर्ण सिंह ने स्पष्ट किया कि रैन बसेरे में रुकने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और सभी जरूरतमंदों को प्रवेश मिलेगा। उन्होंने भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने की अपील की है। देखिए, अभी जनपद में जो शहर क्षेत्र है उसके रैन बसेरों का निरीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में 6 रैन बसेरे अभी हमारे संचालित हो रहे हैं, जिसमें अस्थायी और अस्थायी दोनों रैन बसेरे हैं। साथ ही साथ जो अलाव के हमारे पॉइंट्स हैं उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे मिली देखने को आपको? देखिए, हम लोगों ने समस्त व्यवस्थाएं संपूर्ण रूप से कराने के लिए निर्देशित किया गया था कि सभी लोगों को सबसे पहले तो साफ सफाई हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, अलाव की व्यवस्था हो और हमारे तरफ से जो है पेयजल आदि सभी व्यवस्थाएं जो किसी भी व्यक्ति को सुविधाजनक रूप से रुकने के लिए आवश्यक है वो की जाए। और अभी वर्तमान में हम जिस रैन बसेरे के पास है इसका संचालन नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। EO भी साथ में हमारे मौजूद है। सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से कराई गई है। जो रुकने वाले व्यक्ति हैं उनसे भी बात की गई और उनके द्वारा भी संतोष व्यक्त किया। यूपी के रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जो नगर पालिका है वो एकदम नगर पालिका का जो EO हैं स्वर्ण सिंह, उनके द्वारा लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है और ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरे भी बनाए जा रहे हैं। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए EO स्वर्ण सिंह हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि रायबरेली में कितने रैन बसेरे बनाए गए हैं और ठंड से लोगों के क्या बचाव है। सर,
नगर पालिका क्षेत्र में कुल 6 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनमें 4 अस्थायी हैं और 2 अस्थायी रैन बसेरे हैं, जिनमें जो भी ऐसे यात्री हैं जो रुकना चाहते हैं उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। वहाँ पेयजल की व्यवस्था है, आसपास जो है वहाँ पे शौचालय हैं, साथ ही साथ वहाँ पे जो है प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है, अलाव जलवाए जा रहे हैं। और इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि शहर के सभी मुख्य चौराहों पे अलाव जलाए जा रहे हैं। और इसके अलावा ठंड बढ़ने पे मतलब जो मोहल्लों के भीतर से भी मतलब अलाव की मांग होती है, तो मांग के अनुसार वहाँ भी अलाव जलाए जाएंगे, जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। कुछ लोगों द्वारा भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है कि आधार कार्ड से रुकने के बाद या कुछ ऐसा कि आधार कार्ड कोई दूसरी विशेष समुदाय का है तो उसको रैन बसेरे में नहीं रुकना जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये कल एक सूचना आई थी कि मतलब स्टेशन पे जो है रैन बसेरा, वहाँ पे आधार कार्ड को लेकर बात आई थी, जिसके क्रम में मेरे द्वारा वहाँ पे शाम को निरीक्षण किया गया और वहाँ पे कल टोटल 18 लोग रुके हुए थे और इसमें आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि मतलब रैन बसेरे में रुकने के लिए मतलब एक कोई भी आइडेंटिटी हो वो दे सकते हैं, अगर ना हो तो भी बता सकते हैं कि किसी दशा में, परंतु आधार कार्ड अनिवार्य ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये लोगों को मतलब फिर से कहना चाहूँगा कि मतलब आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। अलाव के लिए क्या व्यवस्था शहर में की जा रही है? अलाव के लिए शहर के जितने भी प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे अभी अलाव जलाया जा रहा है और जैसे भी मतलब जैसे देखते हैं कि ठंड बढ़ती है तो मोहल्लों से भी अलाव की डिमांड होती है, तो कालांतर में अगर मांग पे मोहल्लों के भीतर भी अलाव जलवाए जाएंगे। देखिए, जैसा कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन सिद्धार्थ के निर्देशन में जो स्वर्ण सिंह हैं ईओ, इनके द्वारा लगातार रायबरेली में मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार ठंड से बचाव के लिए लोगों को रैन बसेरे में रुकने के लिए व्यवस्था की जा रही है। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, रायबरेली। यूपी के मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। गौ तस्करी के एक बड़े मामले में पुलिस को अहम सफलता मिली है। 14-15 दिसंबर की रात सिकरापुर के जंगल में गौवंशीय अवशेष मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 19-20 दिसंबर की रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिस दौरान मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने सेवू और आसिफ को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, गौ तस्करी के उपकरण और बिना नंबर प्लेट की कार बरामद हुई है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ये गांव शिकारपुर थाना बिलारी के खेतों में एक गौकशी का प्रकरण हुआ था, जिसमें कि गौ अवशेष मिले थे खेत में। इसमें थाना बिलारी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं इसके सफल अनावरण के लिए जो है टीमें गठित की गई थी। आज इसमें हमें मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि इस जो अभियोग में जो वांछित हैं उन लोगों के द्वारा ही यहाँ थामला रोड के पास में आया गया है एवं दूसरी घटना अपराध कारित किया जाना संभावित है। इसी में हमने थाना बिलारी की पुलिस टीम यहाँ पे आई एवं चेकिंग के लिए यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा था थामला रोड के पास में। तो इसमें एक गाड़ी में जिसमें कि 4 व्यक्ति सवार थे, उनके द्वारा जब पुलिस के द्वारा इनको रोका गया तो पुलिस पे फायरिंग भी की गई। जवाबी फायरिंग में इसमें से 2 लोग जो है वो पुलिस की गोली से घायल हुए एवं 2 लोग इसमें मौके से फरार हो गए। जिन 2 लोगों को घायल हुए हैं उनको उपचार के लिए CHC बिलारी भिजवा दिया गया है। उनके पास से एक वैगनर गाड़ी बरामद हुई है, गोकशी करने के सामान बरामद हुए हैं एवं उनके पास से 2 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और 5 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो इनका बताया गया कि जो एक इसमें सेबू है जो कि गुरेर का रहने वाला है, वर्तमान में सिरसखेड़ा मोड़ा पांडे में रहता है। उसके ऊपर पहले से भी थाना मैनाठेर में गोकशी के पहले से भी अपराध हैं एवं इसमें इनको उपचार के लिए CHC के लिए भिजवाया गया तथा आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।